और इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आने के बाद सोमवार को पूरा परिवार हाईकोर्ट में पेश होगा। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। परिवार के मुताबिक उनके साथ जिले के डीएम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पीड़ित परिवार की तरफ से पीड़ित परिवार के 5 सदस्य हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश होंगे। हाथरस मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था और अब परिवार के लोगों को पेश होने के लिए कहा गया है। 5 लोग कौन कौन होंगे आपकी तरफ से? मम्मी पापा और दोनों उनके भाई जाएंगे और मैं भी जा सकती हूँ। तो ये किसने कोर्ट ने आपको बुलाया है? किसके कहने पे अदालत जा रही हैं? कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की तरफ से कैसे नोटिस आया है। नोटिस आया। हाथरस के पीड़ित परिवार ने बताया कि एसआईटी ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने एक बार फिर सरकार से न्याय दिलाने की मांग उठाई। हमारी जो घटना आई हमने उनको बताई है। अब ये क्या कहते हैं, सरकार के ऊपर वो है कि हमारे बच्ची को न्याय दिलाए। हमारे संग में जो घटना घटी आई हमने उनको बताई है। ठीक है, जैसे जो आपकी बच्ची की जो माँ है, जो आपकी पत्नी है, वो उस दिन वहाँ थी साथ में। हाँ। तो उनसे भी एसआईटी ने पूछताछ किया होगा। हाँ। जानना क्या चाहता है एसआईटी? क्या पूछताछ में क्या सवाल जवाब करते हैं? अब वो मौके पे थी तो जैसे उनके सामने घटना आई उसी तरह से उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ के बारे में जो आरोपी हैं वो लिख के भेज रहे हैं। ये चीज़ तो उन्हें पता होगी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उनसे, आपको तो पता है ना, आपके घर की लड़की थी, वो तो कह रहे हमारी दोस्ती थी, इन लोगों को दोस्ती पसंद नहीं था, हमने ना मारपीट किया है ना हमने ऐसा कुछ किया है, यही लोग दोषी है, हमें झूठा फंसाया गया है। मतलब हम लोगों ने मार दिया है। उस चिट्ठी में ऐसा है कि हमने नहीं मारा है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमको झूठा नहीं। देखिए, ये बचने के लिए मतलब बहुत उपाय ढूंढ रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। ये चीज़ उन्हें पता हो, ऐसा कोई हम उनसे संबंध नहीं था, उनसे नहीं हम बात करते थे, दूर का वास्ता रखते थे उन लोगों से। इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने खुद ने भी देखा होगा यहाँ पे अलग बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। और अभी यहाँ जो संबंधित अधिकारी इनको आवश्यक दिशा निर्देश जो कंप्लायंस हुई है उनकी कंप्लायंस चेक करेंगे और कोई और कुछ चेक करना होगा तो देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फोर्स यहाँ पे तैनात है उनके वेलफेयर हेतु जो व्यवस्था है उसको भी चेक करें। हाथरस मामले की जांच में जुटे डीआईजी शलभ माथुर हाथरस में पीड़ित के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित के घर की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान उन्होंने दावा किया कि मामले में जो कमी रह गई है उसे पूरा किया जाएगा और साथ ही उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने सुरक्षा में हाईकोर्ट ले जाया जाएगा। तो डीआईजी ने जांच पड़ताल की है और डीआईजी की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि हाईकोर्ट की तरफ से परिवार को पेश होने के लिए कहा गया है और डीआईजी उस दौरान मौजूद रहेंगे शलभ माथुर, जिनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि पूरी सुरक्षा परिवार को दी जा रही है। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, आज डीआईजी वहां पर पहुंचे, क्या जांच पड़ताल की, क्या जानकारी आप तक? देखिए, बिल्कुल डीआईजी शलभ माथुर को वहां की जिम्मेदारी दी गई है, एक और आईपीएस अफसर को वहां जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग अलग से पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीजी जोन आगरा अजय आनंद भी वहां पर कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा जो एसआईटी के 3 बड़े अफसर यानी जो भगवान स्वरूप हैं, जो एसआईटी के मुखिया हैं, सचिवगृह हैं, डीआईजी चंद्र प्रकाश हैं, आईपीएस पूनम हैं, इन तीनों लोग लगातार जांच कर रहे हैं और पीड़िता परिवार से पूछताछ कर रहे हैं। एसआईटी आज भी जो उस गांव में है मौके मौजूद। शलभ माथुर इसलिए गए क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे परिवार को, पीड़ित परिवार के लोगों को हाईकोर्ट में लाया जाए। हाईकोर्ट के जज जो है उनसे बात करना चाहते हैं, वो उनका पक्ष सुनना चाहते हैं। लिहाजा शलभ माथुर वहां पर पहुंचे हैं और वो पीड़ित परिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर लखनऊ हाईकोर्ट आएंगे। तो निश्चित तौर पर एक के बाद एक जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं, नए खुलासे सामने आ रहे हैं, भीम आर्मी का कनेक्शन सामने
सामने आ रहा है। इसके अलावा जो और दंगा फैलाने की साजिश है, वेबसाइट्स के जो नाम आ रहे हैं, इन सब मसले को लेकर हाईकोर्ट खुद मुतमईन होना चाहता है। वो चाहता है कि पूरे मसले पर वो खुद सब कुछ देखे और जाने, क्योंकि सरकार पहले भी सीबीआई जांच को रिकमेंड कर चुकी है। एसआईटी ऑलरेडी जांच कर रही है। यूपी पुलिस की कई सारी टीमें अलग से जांच कर रही है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। विदेशी करेंसी बरामद हुए हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले के एक एक तथ्य को उजागर करने के लिए जहां एसआईटी लगी है, वहीं जो दूसरी टीम है डीआईजी सलम माथुर पहुंचे हैं परिवार को लेकर, चूंकि उनकी जिम्मेदारी है लाने की। तो कई सारे ऐसे इशूज हैं जो हमारे स्टिंग ऑपरेशन से मेल खा रहे हैं गायत्री, क्योंकि हमने सबसे पहले देश को दिखाया हाथरस पर सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन की आखिर क्या था। ये वो किरदार थे, वो एसएचओ थे दिनेश शर्मा से लेकर विवेक बाफे, जिनको इस बात की सूचना थी कि अगर 100 को दिन में लाया जाता और इनका तो पक्ष नहीं आया था सामने, इनका पक्ष नहीं आया था। लेकिन जब इनका पक्ष हमारे ऑपरेशन हाथरस के जरिए सामने आया तो पूरा केस ही बदल गया। इस सबके बीच आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश में जुटे हैं। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि जब प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो कुछ लोग साजिश रचकर प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। पूरी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सोच और उस सोच के पोषक लोग आज जातीय दंगा कराना चाहते हैं। इस सोच के लोग जब प्रदेश के अंदर माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होती है। अब इसकी खुन्नस कैसे निकालें, इसके लिए इनके द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें इस प्रकार के षड्यंत्रों से घबराना नहीं चाहिए। तो कुछ लोग साजिश रचकर प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान। अजीत, पहले ऑपरेशन हाथरस, उसके बाद एसआईटी की फाइंडिंग्स, और अब उसी तरफ इशारा मुख्यमंत्री का भी। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार पिछले 2 दिनों से यही बात कह रहे हैं कि कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए जातीय हिंसा फैलाना चाहते थे, सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते थे, विदेश से फंडिंग ले रहे थे। ऐसे लोगों से सावधान रखना है। मुख्यमंत्री आजकल गायत्री रोज 2 से 3 जिलों के अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं की वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आज भी वो कर रहे हैं जौनपुर मंडल की, वाराणसी मंडल की। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री पहले भी कहते रहे कि डिफेंस से अच्छा ऑफेंस होता है, यानी आपको तुरंत वार करना है, आपको रुकना नहीं है। तो उनकी एक अपनी प्रणाली है। लिहाजा मुख्यमंत्री की तरफ से भी अफसरों को कहा गया कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। जितनी जांच करनी हो, जितना समय आपको चाहिए, वो हम देने को तैयार है। इसीलिए जब भीम आर्मी का कनेक्शन आया, पीएफआई का कनेक्शन आया, वेबसाइट आई, विदेशी फंडिंग आया, तो उन्होंने एसआईटी की जांच का दायरा और समय सीमा दोनों बढ़ा दी। बिल्कुल, एसआईटी का दायरा और बढ़ा दिया और जांच उसी तेजी के साथ आगे भी बढ़ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये कि हाथरस कांड में 100 करोड़ की फंडिंग मामले में एसआईटी को जांच में पीएफआई के साथ भीम आर्मी के भी मिले हैं तार, जिसके बाद एसआईटी ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। सफदरजंग अस्पताल से लेकर पीड़ित के गांव तक भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर यह भी है कि इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता साधारण आदमी के भेष में अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस भीम आर्मी पर कस सकती है शिकंजा। हम सीधे दिल्ली रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब भीम आर्मी पर कार्रवाई का पहला कदम नीतीश क्या होगा और कितना वक्त लग सकता है? देखिए गायत्री, सबसे पहले तो जो इनिशियल फाइंडिंग्स है एसआईटी की, उसमें साफ तौर से संकेत मिले हैं कि भीम आर्मी भी इसमें शामिल थी और भीम आर्मी के लोग स्प्रेड थे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से लेकर पीड़िता के गांव तक, और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी। अब सवाल यह है कि जो 100 करोड़ की फंडिंग हुई है उसमें 50 करोड़ की फंडिंग तो मॉरिशस से हुई है और बाकी की रकम बर्मा यानी म्यांमार से आने की बात है। तो क्या भीम आर्मी और पीएफआई दोनों साथ साथ मिलके कॉन्नाइवेंस करके, मिली भगत करके ये पूरा प्लॉट रच रहे थे या फिर सेपरेटली दोनों काम कर रहे थे? लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें ये एसआईटी को पता चला है कि ये दोनों की भूमिका थी। इन दोनों के मिली भगत सामने नहीं आई है, उसके लिए और अभी जांच आगे जब जैसे बढ़ेगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। और जो पैसा आया है उसकी जांच के लिए हो सकता है जल्दी आईटी रोपिन किया जाए, और अगर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलते हैं
या कुछ जी। संकेत मिलते हैं, हवाला के तो मिलते हैं, ईडी तो इस फिर मामले ED को को लेगी, रोपिंग किया ईडी जाएगा। इस मामले को लेगी और उस पर जांच पड़ताल करेगी और कार्रवाई भी करेगी। नीतीश, लेकिन अपने दर्शकों को यह भी हम बता दें कि एसआईटी के निशाने पर, एसआईटी की जांच के इर्द गिर्द आखिर भीम आर्मी क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि हमने ऑपरेशन हाथरस किया था, और ऑपरेशन हाथरस के में किस तरीके से एलआईयू इंस्पेक्टर ने इस बात का जिक्र किया था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो धीरे धीरे से स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। 5 दिन तक तो कुछ हुआ ही नहीं। पहला प्रोग्राम हुआ 18 तारीख का। ये भीम आर्मी वाले 4-5 लोग रात में उसके गांव गए हैं, शाम के टाइम पे 5 बजे करीब, और शाम को जाके उन्होंने एप्लीकेशन दी है, गिरफ्तारी की मांग करी है। केवल पहली जो डिमांड हुई है वो गिरफ्तारी की, नथिंग एल्स। ये किस तारीख को? 18 तारीख। वहां से ये पहली एक्टिविटी है इसकी, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ है 14 से 18 तक। बार-बार जो लड़की बयान बदल रही थी, ये भाई साहब, ये बयान देखिए बताऊँ, स्टार्टिंग में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, भीम आर्मी वालों ने उसको टेक ओवर कर दिया और फिर उसको किसी को कवर करने नहीं दिया, उसके फैमिली मेम्बर्स। वो केवल उन्हीं की बात मान रहे थे। शायद या तो उन्होंने, हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने चंद्रशेखर जी से बात करा दी हो, डायरेक्ट करा दी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो लाभ गेन करा उन्होंने, वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया जो भी किया। बाद में कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन पहले जो गेन किया है वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया है। तो सुना आपने ऑपरेशन हाथरस में किस तरीके से एलआईयू इंस्पेक्टर ने कहा कि भीम आर्मी के लोगों के आने के बाद ही हाथरस कांड पर सियासत शुरू हुई। इस बीच न्यूज 18 ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से भी बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि आखिर उनके समर्थक हाथरस में पीड़ित के गांव आखिर क्यों गए थे। उन्होंने कहा क्या, जरा वो भी सुनिए। आप खेल रच रहे थे कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर उस भीड़ के जरिए पूरा माहौल खराब करा जाए। अच्छा, हाथरस में? जी, मैं तो चाहता नहीं था कि बच्ची का शव हाथरस जाए। मैं तो चाहता था कि यहीं रीपोस्टमार्टम हो और पहले सब चीजें जो हैं वो निष्पक्ष जांच हो। आप चाहते थे कि शव जो है वो वहीं रोक दिया जाए और पूरा उत्तर प्रदेश के एक इलाके के अंदर पूरा घटनाक्रम खराब हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये आप पे आरोप है। ये तो आप कह रहे हैं। तो सुना आपने क्या कहा भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कि वो इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तो चाहते ही नहीं थे कि शव गांव तक पहुंचे, और इसी बात का जिक्र एलआईयू इंस्पेक्टर ने भी किया था। नीतीश, आपके पास आते हुए, क्योंकि एलआईयू इंस्पेक्टर ने भीम आर्मी के साथ साथ एक और संगठन का जिक्र किया था, वो भी राजनीतिक संगठन है, और किस तरीके से वहां पर पूरा लाभ लश्कर के साथ पूरा बवाल हुआ था इस पूरे मामले को लेकर पिछले दिनों, वो भी हमने देखा। अब भीम आर्मी के साथ और कौन कौन से संगठन शामिल रहे होंगे, क्या वो भी अब सामने निकल कर आएगा जब और जांच होगी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इनिशियल फाइंडिंग्स मिली है उससे साफ पता चलता है कि ये 1-2 दिन की चीज़ नहीं है। बाकायदा इसके लिए जो है महीनों से तैयारी चल रही होगी और उसके बाद प्लान को जो एग्जीक्यूट किया गया। तो अभी तक तो पीएफआई का और उसके अलावा भीम आर्मी का नाम सामने आया है। इसके अलावा भी जो लोग इसमें शामिल होंगे या जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल होंगे, जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी, क्या जो जैसे फंडिंग हो रही है, तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी विदेशी संस्था का या कोई फॉरेन एजेंसी का इसमें हाथ जरूर है। तो वो इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उससे ये साफ होता जाएगा कि क्या है, और उसके बाद उसी हिसाब से बड़ी एजेंसियां जैसे ईडी हुई, आईटी हुई, ये सब जो है रोपिन इन सबको किया जाएगा। तो जाहिर तौर से ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसके सबूत जो है धीरे धीरे करके परत दर परत जो है खुलते जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो परत दर परत ये जो पूरा मामला है खुल रहा है। मॉरिशस से पहले सामने आया कि किस तरीके से 50 करोड़ की फंडिंग हुई थी, और अब ये जानकारी कि म्यांमार में से भी फंडिंग हुई है। और सबसे बड़ा खुलासा है कि भीम आर्मी के तार इस पूरे फंडिंग मामले में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो 100 करोड़ की फंडिंग की इनिशियल फाइंडिंग एसआईटी की तरफ से हुई है, उससे पता चला कि पीएफआई के साथ साथ भीम आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व रही है। और भी संगठन हो सकते हैं, क्योंकि एलआईयू इंस्पेक्टर ने ऑपरेशन हाथरस में इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस भी इसमें शामिल हो सकती है।
और इस बीच आपको बता दें कि हाथरस मामले में क्राइम सीन को किया जाएगा रिक्रिएट। एसआईटी की टीम हाथरस मामले का सीन रिक्रिएट करेगी। एसआईटी की टीम मामले की एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश में जुटी और ऐसे में वो क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के मौत के बाद मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी लगातार पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। आज अब से लगभग 8 दिन एसआईटी के पास बचे हुए इस पूरे मामले में जांच करने के लिए। एसआईटी ने उसी क्रम में कल शासन को अपनी एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें यह हवाला दिया गया था कि हम पूरे मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद से लगातार ये आंकलन आज लगाया जा रहा है कि एसआईटी को आज शासन डीजी ऑफिस से अप्रूवल मिल सकता है, जिसके बाद एसआईटी की टीम पूरी इसी घटनास्थल पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस घटनास्थल पर आकर पूरा रिक्रिएशन पर आज करेगी कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, किस तरह से पूरे मामले में घटना हुई थी, किस तरह से पीड़ित परिवार को उस पूरे थाने तक पहुंचने में समय लगा था, किस तरह से इस घटना के बारे में उन्होंने बयान जो दिए थे, किस तरह से आरोपी जो है उन्होंने किस घटना को अंजाम दिया था, किस तरह से उस लड़की को खींचते हुए ले गए थे, उसकी गले में भी चोट आई थी, उसका गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था, बैकबोन में भी उसके फ्रैक्चर था, रीढ़ की हड्डी में भी उसकी फ्रैक्चर था। उसके बाद से लगातार ये आंकलन है कि आज किसी भी समय एसआईटी टीम यहाँ पर आ सकती है और उसके बाद यहाँ पर आकर पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से 14 तारीख की ये घटना है उसमें पूरा रिक्रिएशन इसमें कर सकती है। और इस बीच एक बड़ी खबर, हाथरस कांड की जांच करी एसआईटी ने। आज पीड़ित के गांव के लोगों से पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। एसआईटी की तरफ से गांव के 40 लोगों को भेजा गया नोटिस और उन्हें पुलिस लाइन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में उन लोगों को बुलाया गया जो वारदात के समय मौके पर मौजूद होने का दावा कर रहे हैं या फिर अंतिम संस्कार के समय रात में मौके पर मौजूद थे। पीड़ित लड़की के परिवार से एसआईटी पहले ही कर चुकी है पूछताछ। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही कि 40 लोगों को एसआईटी की तरफ से बुलाया गया है। इस सबके बीच आपको बता दें, हाथरस के बुलगड़ी गांव में सामने आ रही तमाम साजिशों में किस किस का हाथ है, पुलिस प्रशासन अब ये जानने में जुटा है। हर रोज कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है। हम आज आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं जो हाथरस में हुई वारदात के चश्मदीद होने का दावा करते हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने वो सच देखा है जो हर कोई जानना चाहता है। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन हाथरस से पलटा हाथरस कांड। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो प्रोडक्शन बयान दे दिया, समझा दिया, कहीं भी करेंगे तो 25-30 लाख रुपए मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के सबूतों से सामने आए नए सच। मतलब जिला चिकित्सालय में जाएगा, तो उस टाइम पे जीप कटी हुई ना, जीप का। ऑपरेशन हाथरस से देश भर में हलचल। न्यूज़ 18 की टीम को जिसने स्टिंग किया, मेरा प्रणाम, क्योंकि आपने सच लाया। न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ा काम किया है कि सच सामने लाने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन हाथरस ने इस वारदात का वो सच और वो नया पहलू देश के सामने रख दिया जिस पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। हमारे खुलासे के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद अब इस मामले से जुड़े कुछ और किरदार भी सामने आ रहे हैं। ये लोग उस वारदात के चश्मदीद हैं जो घटना को लेकर लगभग वही कहानी बता रहे हैं जो न्यूज़ 18 के खुलासे में सामने आई थी। न्यूज़ 18 इंडिया के ऑपरेशन हाथरस में जो भी किरदार सामने आए, उन्होंने ये दावा किया कि वारदात वाले दिन यानी 14 सितंबर को जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें केवल एक ही शख्स को आरोपी बनाया गया था और ये मामला जो है गैंगरेप का नहीं था बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का था। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन हाथरस में सामने आए किरदारों ने वारदात को लेकर जो दावे किए, अब कुछ वैसा ही दावा घटना के चश्मदीद भी कर रहे हैं। अब हम आपको इस वारदात के 2 चश्मदीदों की गवाही दिखाने जा रहे हैं। इन दोनों का कहना है कि वारदात वाले दिन ये उस खेत के नजदीक मौजूद थे जहां पर पीड़ित से दरिंदगी के आरोप लगाए गए। सबसे पहले हम आपको वारदात के पहले चश्मदीद से मिलवाते हैं। ये हैं ओमकार, जो हाथरस के बुलगड़ी गांव के रहने वाले हैं। बुलगड़ी वही गांव है जहां पीड़ित परिवार रहता है और यहीं वारदात हुई थी। ओमकार के खेत और पीड़ित परिवार के खेत अगल बगल हैं। ओमकार खुद को इस वारदात का चश्मदीद होने का दावा करते हैं और उनका कहना है कि वो वारदात के वक्त भी मौके पर ही मौजूद थे।
ओमकार का कहना है कि वारदात वाले दिन वो अपने खेत पर गए थे और उनका खेत वारदात वाली जगह के पास ही है। यही नहीं, ओमकार का ये भी कहना है कि घटना के बाद वही सबसे पहले मौके पर भी पहुंचे थे। कराने की आवाज आई तो मैंने कहा ये कराने की आवाज कैसी आ रही, किसी आदमी की, व्यक्ति की है कराने की। मैं धीरे धीरे बाजरा खेत में गया, कोई शोरगुल था नहीं। मैं धीरे धीरे गया तो मैंने दूर से ही देखा था कि लड़की पड़ी थी और उसका भाई, उसकी माँ दोनों खड़े थे और ये कह रहे थे कि संदीप का नाम लेना। मैं संदीप को मैं गांव में छोड़ के आया हूँ और ये संदीप का नाम ले रहे हैं। तो मैंने कि इसमें कोई राज है, इसे चुपचाप रहो। मैं चुपचाप रहा और चुपचाप ही धीरे धीरे मैं निकलता आया। उसके बाद उसका बड़ा भाई जो सतेंद्र है वो खेत से निकला, घास की गांठ लेकर गठरिया, वो अपने घर को चलाया, मैं वहाँ आगे रहा था। ओमकार का ये भी दावा है कि वारदात जिस वक्त हुई, इस मामले के एक और आरोपी लवकुश अपनी मां के साथ पास के ही खेतों में काम कर रहा था और शोर शराबा होने के बाद लवकुश और उसकी मां मौके पर भी गए थे। मुन्नी की देवी का खेत है लवकुश का, वो भी घास के लेके आई। मैं अपने सड़क पे आकर के खड़ा हो गया था दी। जब वो पहुंचे बताऊँ तो आवाज़ मैंने सुना कि उसकी माँ, लड़की माँ कह रही थी हमारी बिटिया को पानी पिला दो, ये क्या होगा देखना बताओ। तो लवकुश कहीं से पानी लाया होगा, उसे पानी पिलाया है या न पिलाया ये मैंने देखा ना। मैं दूर से ही सड़क से अपना आवाज़ सुनता रहा। फिर ओमकार ने इसके साथ ही इस मामले के मुख्य आरोपी संदीप और उसके घर वालों के बारे में भी बताया है। ओमकार का दावा है कि शोर शराबा बढ़ा तो संदीप के परिवार के लोग घटनास्थल पहुंचे थे। मैं गांव से जा रहा था तो जैसे गांव निकलते ही संदीप का मकान है और पशु भी सड़क के सहारे बांधते हैं। वो तो पानी पिला रहे थे बाप बेटा, तो संदीप और उसके पापा। फिर मैं खेती की तरफ गया था। वो संदीप जो आरोपी है अभी, जो अलीगढ़ जेल में इस वक्त बंद है, उसकी बात कर। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसे मैं गाँव में छोड़ गया। हाथरस कांड के इस चश्मदीद ओमकार का कहना है कि इस वारदात के बाद गांव में पंचायत ने भी पूरे मामले की जानकारी ली थी, जिसमें उसने यही बयान दिया था। ओमकार का कहना है कि अगर एसआईटी या कोई जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करती है तो वो अपनी बात जरूर रखेंगे। भीड़ हुई ठाकुरों की, जब मैंने सबसे पहले मैंने बयान, ये बालक गलत फंस रहे हैं, तो इसलिए मैंने जब वहाँ पर बोला था। एसआईटी की टीम अगर आपसे पूछताछ करती है तो आप उसको ये पूरी बात बताएंगे? हाँ, पूरा बात बताऊंगा। हाँ, जैसे आपको बताइए, जो जितना मैंने देखा है उतना ही बता सकता हूँ। ओमकार ने दावा किया कि इस मामले के एक आरोपी लवकुश और उसकी मां भी वारदात के वक्त आसपास के खेत में थी, जो शोर शराबा सुनने के बाद तक पहुंची थी। इस तरह ओमकार के मुताबिक लवकुश की मां इस मामले की दूसरी चश्मदीद है। इनका खेत भी पीड़ित के परिवार के खेत के पास ही है। लवकुश की मां का दावा है कि वारदात वाले दिन वो घटना स्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर थीं और अपने बेटे, जो अब आरोपी भी है, उसके साथ खेतों में काम कर रही थी। बेटा तो लवकुश अपने खेत में चारा काट रहे थे और वो लड़की की माँ और लड़के का भाई और लड़की की लड़की तीनों और बार खेत में काट रही थी, दूसरे वाले में पूरी थी सड़क। इस पार तो वो उसकी लड़की की माँ और वो काट रही, इस तरफ हम काट रहे थे। आरोपी लवकुश की मां का दावा है कि उन्हें वारदात वाले दिन की एक एक बात सिलसिलेवार ढंग से याद है। इसीलिए न्यूज़ 18 की टीम ने इनसे सबसे पहले वारदात वाले दिन क्या और कैसे हुआ ये जानना चाहा। खेत बार आई है, जो जिसके खेत में घटना घटी गई है वही था। उससे बोला कि मेरी बेटी नहीं दिख रही, तो भाभी यहीं पे तुम्हारी बेटी काट रही होगी जहाँ तुम काट रही हो, मैं तो अपने साइड काट रहा हूँ। तो वो तीसरे खेत में चारा काट रहा था। इतनी देर में, थोड़ी देर में उसकी माँ ने देखा है, ढूंढा है। उसका भाई गठरी लेके पहले आ गया, वो घर में खेत में घुसा है। तो खेत में घुसी है तो उसकी लड़की जमीन पे पड़ी हुई है, जमीन में। उसके के मुँह से वो बताने वाली क्या बात कह रही है, मुझे तो मालूम नहीं थी कि मुँह से खून आ रहा था। तो उसने आवाज़ मारी है, छोटू कि हाँ कि भक्के आना, हमारी लाली को क्या हो गया, क्या हो गया, कि मेरी लड़की जहाँ पे पड़ी है और मुँह से खून आ रहा है। वो आया, उसने देखा कि भाभी हाँ हो गया ये, कि बाहर निकलवा दोगे इसको, कि भाभी मैं नहीं पकड़वा पाऊँगा, बच्चा है, घबरा गया। इतनी देर में उसकी माँ बोली कि बाहर जा के किसी को देख लो।
चश्मदीद नंबर 2 यानी लवकुश की मां का कहना है कि पीड़ित का भाई उस वक्त मौके पर पहुंचा जब काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि उनके बेटे यानी आरोपी लवकुश ने ही जख्मी हालत में पीड़ित को पानी पिलाया था। का घर आया है, मेरे छोटू आया है घर कह के गया उसके भाई से कि भाई ऐसे ऐसे तेरी बहन के वो हैगी है, मुँह से खून आ रहा है, तेरी मम्मी बुला रही है। तो उसका भाई घर से निकल के आया है, बाहर से वापस चला गया, फिर भी नहीं गया है। सोम सिंह और छोटू और मेरा बेटा लवकुश, हम चारों ही है कि इकट्ठे गए हैं वहाँ पे। तो लड़की ज़मीन पे पड़ी हुई है, उसकी माँ चारा काट रही है। अपने बेटा से बोला था कि बेटा तू किसी माँ पॉलिथीन में पानी लिया, तो मेरा बेटा साइकिल लेके आया, पॉलिथीन से पानी ले गया है, उसकी माँ के हाथ में दिया कि लो भाभी इसे पिला दो। हाथरस कांड की जांच में जुटी एसआईटी ने अब गांव के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। जाहिर है इस पूछताछ में ये तथ्य भी सामने आएंगे। इसके अलावा एसआईटी गांव के 40 लोगों से पूछताछ कर रही है, जिससे ये साफ हो जाता है कि इस मामले की सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। और इस बीच आपको बता दें, हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की गैंगरेप की वारदात से जुड़ी इस समय की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर क्या मिल रही है वो आपको बता दें। पीड़ित परिवार ने कोंडा गांव पुलिस के थाना इंचार्ज पर 10-10 हजार रुपए लेकर मामला रफा दफा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के इस दावे का समर्थन गांव की महिला सरपंच ने भी किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी लड़कों और उनके परिवार वालों को थाने बुलाया और फिर सबसे 10-10 हजार रुपए लेकर मामले को दबा दिया गया। गांव की महिला सरपंच का यह भी दावा है कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान गांव के कई और लोग मौके पर मौजूद थे। पूछताछ के सर इस केस को आगे बढ़ाना है बोल के, तो घर वाले लोग नहीं साहब मत कर, ऐसे ऐसे बोले। मैं तो बोली उतना टाइम कि नहीं सर ये केस बढ़ना चाहिए आगे बोल के, सजा मिलना चाहिए बोली। मैं तो सबके सामने बोली थी। मैं 10,000 जो दिया किसने दिया? वो घस्सुराव ने। आप भी थे? बैठे थे सर वहीं हम लोग। और वो 10,000 और सामने दे सब 10-10 हजार बोले रही। अच्छा 10,000 दे दे के जाना। वो मतलब खाना गाँव वाला मतलब तो अलग से ले लेन, हम तो देखा नहीं। वो मन गलत देन करके कहाँ है पैसा दे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर है कि गैंगरेप के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की नींद 3 महीने बाद टूटी है। अब जाकर लापरवाही बरतने वाले थाना इंचार्ज को किया गया निलंबित। गैंगरेप के 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हाथरस कांड पर बवाल मचाने वाली कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार की नींद तब टूटी जब न्यूज 18 ने कोंडा गांव में 3 महीने पहले हुए गैंगरेप और पीड़ित परिवार की आवाज को उठाया। छत्तीसगढ़ में नाबालिग का गैंगरेप की शिकार पीड़ित ने की आत्महत्या। 3 महीनों तक दर्ज नहीं हुआ दुष्कर्म का मामला। पीड़ित लड़की के पिता ने भी की खुदकुशी की कोशिश। न्यूज 18 के पहुंचने पर दर्ज हुआ दुष्कर्म का मामला। वारदात के उजागर होते ही सियासत हुई तेज। ये सनसनीखेज किस्सा सामने आया है छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से। यहां गैंगरेप का शिकार हुई एक नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन इलाके की पुलिस तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही जब तक इस मामले ने तूल नहीं पकड़ा। और जैसे इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में पहुंचा तो आनन फानन में पुलिस ने 3 महीने के बाद गुरुवार की रात दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया। गुरुवार के रात लिखी गई गैंगरेप की एफआईआर। मामला दर्ज होते ही 3 आरोपी गिरफ्तार। कब्र से निकाली गई पीड़ित की लाश। पुलिस की लापरवाही का आलम यह है कि करीब 3 महीने पहले दफन की गई पीड़ित की लाश को कब्र से गुरुवार की शाम जांच के लिए निकाला गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात को अंजाम देने वाले दबंग परिवार को धमकाते रहे। पुलिस की काहली और दबंगों की धमकी से तंग आकर पीड़ित के पिता ने भी जान देने की कोशिश की। तब इस घिनौनी वारदात का पता लोगों को चला। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि एक चश्मदीद होने के बावजूद पुलिस ने लापरवाही की इंतहा कर दी। हम खाना गाँव में साथ जाए रहन, हम नाचते रहन, खींचत लेगी नुहाल उठा के मोरे सामने जंगल में मोला नहीं ले जाए। मोल फुंडेर के 3 लड़का मन धरे रहे,
मैं ले भगाए मोर सहेली गाँव के 7 जन पकड़े रहे मन पूरा गलत काम करी 1 बजे लान दिन हुई मैं मोला ऐसे करीन कह के ओकर मुँह घर सोए को नबर निकलते रहे कोई ले नहीं बतान घर की मला मैं नहीं बताम बता होते कर मार देबो कहीं काना गाँव की वाला मैं सब जन जानता है गलत काम करेंगे। दुष्कर्म का मामला दरअसल 19 जुलाई का है। पीड़ित लड़की अपने घर वालों के साथ एक गांव में शादी में शामिल होने गई थी और वहीं गांव के 7 लड़के उसे उठाकर जंगल में ले गए और गैंगरेप के बाद उसे आधी रात के बाद घर के पास छोड़ दिया। पीड़ित लड़की ने सारी बात अपनी सहेली को बताई और ये भी बताया कि गैंगरेप करने वाले लड़कों ने परिवार समेत सभी को जान से मारने की धमकी दी है और फिर अगले रोज उसने फांसी लगा ली। जब लड़का मन मोला देखे ला इन खेत में ऐसे हो गई से बोल के मैं खेत ले निकाल के चल दे मुकर घर में फांसी लटके रही ओकर उतारने के बाद जान नहीं चल दे रही लेकिन गाड़ी उड़ी के बेचता करत ओकर जान चल दे आधा घंटा के बाद घरेच में राके रहें ओकर माँ पिताजी मन काना गाँव में शादी जाए रहें और एक दिन रात की लाश हा गला रुकीस घर में ओकर दूसरा दिन हमन मन दफनाइन। मीडिया में खबर आते ही हरकत में आई पुलिस। हाथरस कांड की वजह से डरी पुलिस। 3 महीनों बाद कब्र से निकलवाया शव। पुलिस ने जब दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं किया और आदिवासी इलाके में रहने वाली पीड़ित के अनपढ़ पिता को इंसाफ मिलने की आस खत्म हो गई तो उन्होंने 4 अक्टूबर को कीटनाशक पीकर आत्महत्या की कोशिश की। ये जानकारी गुरुवार को जैसे ही मीडिया के सामने आई तो फौरन पुलिस हरकत में आ गई क्योंकि हाथरस कांड पहले से ही सुर्खियों में छाया हुआ था। पुलिस ने बढ़ते हुए बवाल को देखकर पीड़ित का शव शाम को ही कब्र से बाहर निकाला। इसमें परिवार की तरफ से नहीं तो गांव की तरफ से हमारे पास कोई भी मर्ग इंटीमेशन नहीं आया है। आज हमें इसकी जानकारी मिली है, हम मामले में तफ्तीश में जुटे। अभी तक हमारी जो कार्रवाई है वो अभी हम मौके पे गए हुए हैं परिवार के साथ और वहाँ पे शव उत्खनन की कार्रवाई आगे की जा रही है। आदिवासी इलाके में गैंगरेप मामले के उजागर होने और पुलिस की काहली का किस्सा आम होने के बाद से ही यहाँ सियासत भी गरमाने लगी है और सियासी पार्टियों के बीच इंसाफ दिलाने की होड़ तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार मामले में पुलिस के साथ अपनी साख को बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में संवेदनशील सरकार अगर ऐसी कोई भी घटनाएं घटती है तो तत्काल कार्यवाही करती है, ना कि दोषियों को बचाने का काम। जबकि हाथरस में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही। छत्तीसगढ़ में दोषियों को तत्काल जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है और जो पीड़ित परिवारों को न्याय भी मिलेगा और जो भी शासन स्तर से जो कंपनसेशन है उनको भी मिलेगा। जबकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ये इस सरकार के लिए और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के लिए डूब मरने की बात है। मैं तत्काल उनसे इस्तीफे की मांग करूंगा। उनको एक पल भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ये लोग यूपी के हाथरस को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। पहले लोग अपना प्रदेश संभालें, अपना घर संभालें और ये आदिवासी युवतियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसको रोकें। भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा सर इस घटना को लेकर? भाजपा इस पर आंदोलन खड़ा करने वाली है। आगे शर्मसार करने वाली ये घटना यहाँ इस इलाके में नई नहीं है, लेकिन पूरे बंदोबस्त और सियासत करने वालों पर सवाल जरूर खड़े कर देती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ऐसी वारदात के शिकार लोगों को इंसाफ मिलेगा? छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस का राज, एक और राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां से एक बड़ी खबर है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक नाबालिग के बलात्कार की वारदात के बाद से हंगामा बरपा हुआ। इस मामले पर बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है और आपको बता दें 7 दिन में बाड़मेर मामले में रिपोर्ट भी मांगी गई है बाल संरक्षण आयोग की तरफ से। बाड़मेर में नाबालिग से दुष्कर्म, अगवा कर किया बलात्कार,
वारदात के बाद राजस्थान में बरपा हंगामा। गहलोत सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना। राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में पहले नंबर पर शुमार हो गया। राजस्थान के बाड़मेर जिले से भी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। 2 दरिंदों ने बाड़मेर जिले के एक गांव से जबरन एक नाबालिग का अपहरण कर उसका बलात्कार किया। पुलिस को दिए गए पीड़ित के बयान के मुताबिक 2 लड़कों ने उसके घर से जबरन उसे अगवा किया। अगवा करने के बाद उसका बलात्कार किया। आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। वारदात के वक्त पीड़ित घर पर अकेली थी। 8 अक्टूबर को हुई थी वारदात। वारदात की खबर के सामने आते ही सूबे में हंगामा बरपा है। बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में पहले नंबर पर शुमार हो गया। 10% से भी ज्यादा मुकदमे इस किस्म के हुए हैं और थानागाजी के घटनाक्रम के बाद प्रदेश में सिलसिला थमा नहीं है। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जी पुअर डैडी हैं, बुरे पापा हैं, जिनको राजस्थान की बहन बेटियों की इज्जत की परवाह नहीं है। वो अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा फिक्रमंद हैं बजाय किसी अबला की इज्जत बचाने में। राजस्थान के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले पर राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल अस्पताल में पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंची और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। इस मामले पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गहलोत सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। हमारे राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा संवेदनशील रहते हैं महिलाओं और बालकों को लेकर के, और उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी बाड़मेर आने के दौरे को लेकर। वो भी बड़े चिंतित थे और उन्होंने भी इस चीज़ की गंभीरता दिखाई है। और साथ ही साथ सतर्क रहना होगा हमारे पुलिस विभाग को, सभी प्रशासन को, चाहे वो गांव ढाणियों में ऐसे मामलों को सरलता से ना लें, मैत्रीपूर्ण भावना से लोगों से बात करें और तुरंत प्रभाव से ऐसे मामले आते ही, पॉक्सो से संबंधित मामले आते ही तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट दर्ज करें। राजस्थान में पिछले 1 महीने में बलात्कार की वारदातों में तेजी से वृद्धि हुई है। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान रैप कैपिटल बन चुका है। पिछले 20 महीने में 6000 से ज़्यादा ऐसी वारदातें हुई है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि अधिकतर घटनाओं में पुलिस ने लीपापोती करने की कोशिश की, कई मामलों को दबाया गया और सरकार इस मामले में संवेदनशील नहीं है। राजस्थान पुलिस पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और दूसरे की तलाश कर रही है। लेकिन बीजेपी पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रही है और उसका आरोप है कि राज्य में नाबालिगों से बढ़ती बलात्कार की वारदात के बावजूद गहलोत सरकार कुछ नहीं कर रही है।